अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेकअप पाकिस्तान। मैं हूं आपका होस्ट रुहेल इंतखाब। हम उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने दफातर में, घरों में महफूज होंगे। आज जुम्मा है, तमाम देखने वालों को जुम्मा मुबारक। जुम्मा बड़ा ब्लेस होता है और बड़ी होप्स होती हैं कि आज नमाज में हम दुआ करेंगे और खैर आफ़ियत की, तमाम तर मामलात को बेहतर करने की आपसे हर जुम्मे को दरख्वास्त करते हैं। हमारे लिए, हमारी टीम के लिए, हमारे चैनल के लिए और पूरे पाकिस्तान के लिए, बिलखुसूस जहाँ पर मुसलमान बसते हैं उनके लिए भी दुआएँ करें कि रब्बुल इज़्ज़त तमाम तर जगहों पर खैर के मामलात रखे और इसी तरीके से तमाम तर चीज़ों को आगे चलाता रहे, बढ़ाता रहे। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में हम दो ज़बरदस्त टॉपिक्स पर बात करेंगे। एक टॉपिक तो ये है कि जिस तरह से आईटी इंडस्ट्री अपने आप को आगे लेके जा रही है और आईटी इनोवेशंस में हम रोज़ नया कुछ देखने को देख रहे होते हैं, एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, फिर उसको अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करने के बाद ये तयन करते हैं कि नहीं यार, इससे हमें फ़ायदा तो पहुंच रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ों के प्रॉज एंड कॉन्स भी होते हैं। ये भी प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। मेनली जो हमारा आईटी से एसोसिएटेड टॉपिक है वो है चैट जीपीटी। उसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे जो कंटेंट इंडस्ट्री है वो कहाँ पर है। पहले बड़ा आसान होता था कि किसी भी कंटेंट राइटर को हायर करना, रखना, टीम बनाना, फिर उसको बोलना, समझाना कि कंटेंट आपने ऐसे लिखना है, बनाना है, ड्राइव करना है। अब आपके पास सिस्टम पे चैट जीपीटी आ गया है, आप सिर्फ कमांड डालते हैं और बेशुमार आपको चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर हम देखते हैं कि क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही होती है। इन तमाम तर चीज़ों पर बात करने के लिए आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया कि ऐसी पर्सनैलिटी हैं एंड आई बिलीव के गुज़िश्ता 20 से 25 सालों में वो एकेडमिक्स के साथ इन्वॉल्व हैं, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ को में फ़ैकल्टी रहे हैं, एकेडमिक्स को देख रहे हैं, एडिशनल रजिस्ट्रार हैं एकेडमिक्स के और रेगुलेशंस देख रहे हैं। ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी उन्होंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है। सर डॉक्टर मिर्ज़ा अमीनुल हक ने हमें आज ज्वाइन किया है। सर अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। कैसे हैं आप, ठीक हैं? वालेकुम सलाम रोहिल, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ एंड आई होप के यू आर डूइंग वेल टू। ग्रेट। सर सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और आप एक्सपीरियंस हैं अपनी फील्ड में, एकेडमिक्स के हवाले से आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। तो एकेडमिक्स में ही हम ज़्यादातर इसका इस्तेमाल देख रहे हैं और ख़ास तौर पे जो रिसर्च वाला एरिया है, अब वहाँ पर लोगों को मेहनत कम करनी पड़ रही है। वो चैट जीपीटी पे जाते हैं, कंटेंट का कमांड लिख देते हैं, आ जाता है। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि जो चैट जीपीटी है, इसके आने से फ़ायदा क्या हुआ है और नुकसान क्या हुआ है? जी बहुत शुक्रिया आपका रोहिल, और मैं समझता हूँ कि जिस टॉपिक को आपने आज सेलेक्ट किया है ये इंतहाई अहम मौजू है। और आजकल हम जिस तरह से दुनिया में फोर्थ रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, दैट इज़ वन ऑफ द एलिमेंट्स दैट वी कैन सी इन द फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक वक्त था हम कहते थे कि जी जो एक गोल्ड की वैल्यू थी, फिर एक वक्त आया कि जिसमें हमने कहा कि ऑयल इज़ द नेक्स्ट गोल्ड। बट आई फील कि अब आज के दौर में जो डेटा है दैट इज़ गोइंग टू बी नेक्स्ट गोल्ड और नेक्स्ट ऑयल। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट पहले मैं ज़रा इस पे एक रोशनी डाल दूँ कि ये चैट जीपीटी है जिसको हम जनरेटिव एआई कहते हैं जी, ये क्या चीज़ है। तो जनरेटिव एआई, जिसको हम उर्दू में मसनूई ज़हानत या हम शॉर्ट फॉर्म में एआई के नाम से जानते हैं, ये बेसिकली एक मसनूई निज़ाम है जिसमें हम किसी भी किस्म का एक डेटा तख्लीक कर सकते हैं। अब ये डेटा एक टेक्स्ट की फॉर्म में भी हो सकता है, जैसे आपने चैट जीपीटी की बात की। अब चैट जीपीटी हमारे लिए मज़ामीन लिख सकता है, चैट जीपीटी हमारे लिए डिफरेंट आर्टिकल्स, रिसर्च पेपर्स और तमाम वो कंटेंट जो कि एक टेक्स्ट की फॉर्म में होता है, हम उसको लिख सकते हैं। फिर इसकी एक और फॉर्म है जिसको हम कहते हैं इमेज जनरेशन। इमेज जनरेशन में आप इसको एक कमांड दें और कमांड दे के व्हाट इफ़ यू फील कि जो भी आप सोच रहे हैं, आपकी सोच के मुताबिक वो आपको एक इमेज क्रिएट कर दे, और वो इमेज ऐसा हो जो कि पहले से एग्जिस्ट ना करता हो। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल कि चैट जीपीटी का एक मॉडल है जिसको हम डाली कहते हैं। अब डाली की सिग्निफिकेंस क्या है कि मैं एक एज्यूम करूँ कि जी ख्वाब में उड़ता हुआ परिंदा, एक मिसाल ले लेते हैं, मैं एक कमांड दूंगा ख्वाब में उड़ता हुआ परिंदा और वो मेरे लिए उस पर्टिकुलर इमेज को क्रिएट कर देगा। तो इसकी जो एक तीसरी सिग्निफिकेंस है वो है वीडियो की फॉर्म में। हम चैट जीपीटी की हेल्प से जो हमारी वीडियोस हैं उसको जनरेट कर सकते हैं, उसकी वीडियोस को एडिट कर सकते हैं। इवन वीडियोस के अंदर अगर आप लेट्स से कि जो आप बोल रहे हैं उसमें नीचे हम सबटाइटल्स ऐड कर सकते हैं। ग्रेट। फिर इसके अलावा आपके पास एक लैंग्वेज का मॉडल है जिसमें विस्पर एक बड़ा मशहूर मॉडल है जो कि ना सिर्फ हमसे इंसानी गुफ्तगू जैसे हम करते हैं, तो इट कैन हैव दैट पर्टिकुलर कॉन्वर्सेशन विद अस। इस कॉन्वर्सेशन के साथ साथ वो हमारे लिए मुख्तलिफ ज़ुबानों में उसका तर्जुमा भी कर सकता है। कि लेट्स से कि मेरा एक फ्रेंड है जो कि सिंधी बेहतर समझता है, मैं उससे उर्दू में बात करूंगा और वो उसको सिंधी में प्रॉपर ट्रांसलेट करके विद ऑल द इमोशंस
उस तक वो मेरा मैसेज पहुंचाएगा। तो ये एक बहुत ही मेरे ख्याल में इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इस इनोवेशन की सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। और जहाँ तक आपने इसके फ़ायदे और नुकसानात की बात की, मैं ये समझता हूँ कि कंटेंट इंडस्ट्री में जो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है वो है कंटेंट जनरेशन में। अब किसी भी टाइप का कंटेंट है, चाहे वो आपका टेक्स्ट है। पहले क्या था कि अगर आपको एक बुक लिखनी है तो एक किताब को लिखना इज़ वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस। आप क्या करते थे कि एक किताब को कम से कम महीनों में या सालों में लिखते थे। बिल्कुल नाउ ऐसे ही। जस्ट यू नो थिंक फॉर अ मोमेंट कि वो काम जो कि आप पहले महीनों और सालों में कर रहे हैं, अब वो मिनटों में हो रहा है। वो आपको वो सारा कंटेंट जनरेट करके दे देगा इन वट एवर वर्ड काउंट दैट यू रिक्वायर। चैट जीपीटी की सिग्निफिकेंस है कि वो 5500 वर्ड्स तक एक कमांड को प्रोड्यूस कर सकता है। मतलब एक कमांड में आप उसे 5500 वर्ड्स प्रोड्यूस करवा सकते हैं। और नॉर्मली जो एक कॉम्प्रिहेंसिव थीसिस होता है, उसकी रिक्वायरमेंट 5000 वर्ड्स की होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। आप बिल्कुल इस बात को अच्छा समझ सकते सर, मुझे एक चीज़ पूछनी है आपसे कि ये प्रोड्यूस कैसे कर रहा होता है। फिर मैं डेटा सिक्योरिटी की लाजमी बात करूँगा। ये वो डाटा पब्लिश कर रहा है जो डेफिनेटली पब्लिश्ड है, जिसको हम कहेंगे कि ये ऑलरेडी इंटरनेट पे और दूसरी जगहों पर अवेलेबल है। फर्दर पीछे इसके क्या मैकेनिज़्म बना हुआ है कि वो हम कमांड लिखते हैं और हमें बेशुमार जो है रेफरेंसेस मिलना शुरू हो जाते हैं। तो ये बताइएगा कि जनरेट कैसे कर रहा है और जो डाटा पब्लिश करके हमें दे रहा है वो कहाँ से ड्राइव होके आ रहा है। इंतहाई अहम सवाल है आपका। तो ये जो चैट जीपीटी है, जिसको हम जनरेटिव एआई की फॉर्म में भी जानते हैं, इसके डिफरेंट मॉड्यूल्स मौजूद हैं। अगर मैं स्पेसिफिकली चैट जीपीटी की बात करूं तो इसको एक कंपनी ने बनाया था जिसका नाम है ओपन एआई। ओपन एआई ने एक डिफरेंट एल्गोरिथम्स हैं जो कि मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क्स, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से और इसमें नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के एल्गोरिथम्स को यूज़ करके एक समझें कि एक मॉडल बनाया। अब ये मॉडल क्या करता है कि ये पास्ट डेटा को स्टडी करेगा ठीक कि है। जो भी डेटा हमारे पास मौजूद है, चाहे वो वेबसाइट्स की फॉर्म में है, चाहे वो पीडीएफ की फॉर्म में है, चाहे वो वर्ड की फॉर्म में है, तो जिस भी फॉर्म में वो डेटा मौजूद है, उस डेटा के ऊपर हमने इस मॉडल को ट्रेन किया है। और ये वो डेटा कोई 1-2 दिन का डेटा नहीं है, ये सदियों का डेटा है। वो लिटरेचर है जो कि हमने पिछले शायद 2000 या टू सम एक्सटेंट हम कहें तो पिछले 5000 जो इंसान की नोन हिस्ट्री है राइटिंग के फॉर्म में, तो उस डेटा को हमने इस मॉडल के अंदर फीड किया है, इसको लर्न करवाया है। अब हमारी एक मिसकॉन्सेप्शन ये है कि शायद ये प्रीवियस डेटा को ही हमें एज इट इज़ रिफ्लेक्ट करके दे देता है। ऐसा नहीं है। ये पास्ट डेटा से लर्न करता है, सीखता है उससे, और सीखने के बाद नया डेटा प्रोड्यूस कर सकता है। इवन इसमें कैपेबिलिटी ये है कि एक ऐसा डेटा जो कि पहले से एग्जिस्ट नहीं करता, आप उसको भी इससे प्रोड्यूस करवा सकते हैं। क्या बात है। तो ये पूरा एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू। अच्छा सर, मैं तो इस्तेमाल कर रहा हूँ चैट जीपीटी, सभी कर रहे हैं आई थिंक सो। अच्छा मुझे ये बताएं कि एक बड़ा बुनियादी सवाल है, जिस तरह से हम देखते हैं कि जब टेक्नोलॉजी डिस्ट्रप्ट टेक्नोलॉजी मार्केट में आती है, पेनिट्रेट करती है, जॉब्स मार्केट में थोड़ा सा हलचल मचता है। और इसी तरीके से हमने ये चैट जीपीटी की अगर हम मार्केट देखें तो जो कंटेंट इंडस्ट्री वाले लोग हैं, कंटेंट राइटर्स हैं, उनकी डिमांड थोड़ी सी अब कम होना शुरू हो गई है। एक बेचैनी है, एक अफरा तफरी है, और वो ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट तो नहीं बढ़ेगा जो कंटेंट इंडस्ट्री में एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं इस चीज़ से। आपका बड़ा ही पेचीदा क्वेश्चन है, और मेरा ख्याल है कि इस टाइम पे दुनिया में इसके ऊपर बहुत डिबेट चल रही है। इवन इन दी एकेडेमिया आई मस्ट से कि इसके ऊपर दो डिफरेंट थॉट्स एग्जिस्ट करती हैं। आपको पूरी दुनिया में एक सेट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ वो मिलेंगी जो इसकी फेवर में है, और एक सेट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ वो हैं जो इसके अगेंस्ट हैं। यू विल सी कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने दुनिया में चैट जीपीटी को बैन कर दिया है फॉर स्टूडेंट्स, फॉर टीचर्स, एवरीवन। एंड स्कॉलर्स एज वेल जो पीएचडी पे सारा काम कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो इन तमाम वो स्टूडेंट्स, तमाम वो स्कॉलर्स, तमाम वो लोग जो कि एकेडेमिया से रिलेटेड हैं, उनके लिए चैट जीपीटी बैन है। दैट इज़ वन स्कूल ऑफ थॉट जो इसकी कि इस स्कूल ऑफ थॉट के साथ है। जबकि एक दूसरी स्कूल ऑफ थॉट है जो इसके एक पॉजिटिव और इसका एक कंस्ट्रक्टिव यूज़ को एनकरेज करती है। और उसका मेन मकसद ये है कि वो आपको ये बता सकें कि तमाम अखलाकी मेयार को बरकरार रखते हुए और तमाम जिम्मेदारी के साथ अगर आप इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं तो इसका एक बड़ा अच्छा इस्तेमाल है। जहाँ तक आपने इसकी जॉब इंडस्ट्री की बात की, इसमें मेरी थॉट्स ये हैं कि जॉब इंडस्ट्री में या कंटेंट क्रिएटर्स के लिए जो एक इंसानी तख्लीक है उसका अपना एक मेयार है। शायद वो डेप्थ जो कि एक इंसानी सोच के अंदर है वो एक मसनूई जहानत क्रिएट नहीं कर सकती। सो इन दैट केस हम कभी भी इसको कि सेपरेट नहीं कर सकते। आई थिंक दीज बोथ थिंग्स शुड गो हैंड टू हैंड।
अगर हम कंप्लीट इन्हिसार करेंगे चैट जीपीटी जैसे मॉडल्स के ऊपर, तो जैसे अभी आपने खुद अपनी बात में ये कहा कि इसके अंदर चांसेस ऑफ एरर बहुत ज़्यादा है, इसके अंदर से हम गलत क्वालिटी जो है, दैट क्वालिटी इज़ गोइंग टू सर बी मैंने जो एक कॉम्प्रोमाइज्ड। चीज़ ऑब्जर्व की है ना, मैं कुछ आर्टिकल्स निकाल रहा होता हूँ और कुछ फ्रेमवर्क के लिए कमांड्स दे रहा होता हूँ, मैं लैंग्वेज से पकड़ लेता हूँ कि अब कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो बहुत रिपीट हो रहे हैं। जैसे आप लिखें तो सेंटेंस में ईगर लिखा हुआ आएगा, वो इतना यूज़ हो रहा है। अच्छा, आप अगर डेली बेसिस पर कंटेंट पढ़ भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, आपको पता लग जाता है ड्राफ्टिंग कहाँ की है। तो रोबोटिक एआई वाले जो कंटेंट हैं उसका पता लग जाता है। दूसरा अहम और बुनियादी सवाल, आपने एकेडमिक्स की बात की, हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, हमारा एजुकेशन सिस्टम कुछ अच्छाइयाँ भी हैं और कुछ एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट सब जगह है। मैं अगर अमेरिका की भी बात करूँ तो वहाँ भी कोई बहुत बेहतर, ठीक है, तालीमी मयार है, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ में कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ करिकुलम में कमियाँ नज़र आती हैं और सब जगह हैं। एचईसी की बात करते हैं, हमने इसको बतौर रेगुलेटर वहाँ किस तरह से एक्सेप्ट किया है, हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ में इसकी एक्सेप्टेंस क्या है, आया क्या हम तालिब इल्म यूथ स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटीज़ के चैट जीपीटी के हवाले से कुछ तालीम दे सकते हैं या नहीं दे सकते। फिर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि रिसर्च में चैट जीपीटी हमारे लिए कितना कारामद साबित हो सकता है, हमारा काम आसान कर सकता है। जी, आपके सवाल के मुख्तलिफ पहलू हैं। पहले आपने एक रेगुलेटर की बात की है, तो रेगुलेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी कोई ऐसी पॉलिसी मुरतब नहीं की गई है कि जिसकी बेसिस के ऊपर वो यूनिवर्सिटीज़ को रेगुलेट उसमें तो कर बहुत सकें। टाइम लग जाएगा। बहुत टाइम लग जाएगा, एग्जैक्टली। और यू गॉट माई पॉइंट। यस, दैट्स वेरी ट्रू। और इसके अलावा जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपने तय इसकी कोशिश कर रही हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने कंप्लीट बैन लगा दिया है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ के यूज़ को एनकरेज कर रही हैं। पाकिस्तान में पाकिस्तान में भी, Okay. इंटरनेशनली भी, बोथ द ठीक वेज वी है। हैव डिफरेंट थॉट्स व्हिच इज इन पेनिट्रेटिंग दीज डेज। तो इसमें जो यूनिवर्सिटीज़ इसके एनकरेज को इसको एनकरेज कर रही हैं, इसको यूज़ करने को, वो इसके इखलाकी मेयार को और इसकी ज़िम्मेदारी को डिटर्मिन करने पे बहुत काम कर रही हैं कि वो क्या लेवल है कि जिस लेवल तक हम इसके यूज़ को कंस्ट्रक्टिव बना सकते हैं। जैसे मैं आपको अपनी मिसाल दूं, मेरा ये ख्याल है कि अगर आप रिसर्च में काम करते हैं, एंड आई एम कमिंग टू योर सेकंड क्वेश्चन एज वेल, इसी के साथ ही कि जब आप रिसर्च का काम करें, आप रिसर्च के अंदर आइडिया जनरेशन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट के चीज़ होती है कि जिसमें एट टाइम स्टूडेंट्स को 6-6 महीने लग जाते हैं कि मुझे अपने पीएचडी के लिए क्या टॉपिक सेलेक्ट करना है, उसके अंदर न्यूनेस क्या है। अब इस आइडिया जनरेशन में आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप कंप्लीट रिलाई करें चैट जीपीटी जैसे मॉड्यूल्स के ऊपर कि वहाँ से जो आपको आइडिया था आप एज इट इज पिक कर लें, लेकिन एक दूसरा इसका पहलू ये हो सकता है कि आप चाहे चैट जीपीटी को एज अ सप्लीमेंटल टूल यूज़ करें, आप अपनी जो क्रिएटिव सलाहियतें हैं उनको बरोएकार लाते हुए उसको कंफर्म करने के लिए या वैलिडेट करने के लिए या फिर उस क्रिएटिविटी को मज़ीद एनहांस करने के लिए उसकी वैल्यू को आप चैट जीपीटी को इस्तेमाल करें, तो दैट इज़ कम्प्लीटली ओके, कम्प्लीटली एथिकल। ये तो बहुत जी आपकी बात को यहाँ पर मैं, जैसे अभी रिसर्च पेपर लिखना होता है, आपने इतनी प्यारी बात की, आइडिया जनरेशन में हमें हेल्प कर सकता है। और लोगों को 6-6 महीने तो आप कम टाइम बता रहे हैं, साल लग जाता है सोचने के लिए, उसके बाद भी तायुन नहीं हो पाता कि सही है या नहीं। एब्स्ट्रैक्ट और कीवर्ड्स इस तरह के इंट्रोडक्शन में आपको सपोर्ट कर सकता है, बाकी पेपर आप लिखें, उसने आपको गाइडलाइंस दे दी है। इसी तरीके से है कि एक रोड बनाकर दे दिया, अब आपने अपनी गाड़ी इसी रोड पर चलानी है, यही डायरेक्शंस लेने, अब आपको रोड बनाने की ज़रूरत नहीं है रिसर्च में। अच्छा सर, एक और मुझे बुनियादी चीज़ बनाया हमने, इसमें अपडेटेड वर्जन्स देखे। पहले वर्जन आया, उसमें कुछ एरर्स थे, कुछ खामियां थी, फिर अपडेटेड हुआ। अब एआई जिस तरीके से दुनिया भर में अपने आप को मनवा रहा है, ना सिर्फ कंटेंट में बल्कि हर जगहों पर, अगर हम गाड़ियों की बात करें, हम हवाई जहाज़ की बात करें, हम हर तबके की बात करें, हर सेक्टर की बात करें, हम आईटी की एआई की इंटीग्रेशन देख रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आने वाले 3 से 4 साल कितने अहम हैं और उसमें एआई के इस तरह के मॉडल्स का क्या रोल होने जा रहा है? क्या कुछ नया हम देख रहे हैं दुनिया में? ये आपका बहुत ही अहम सवाल है कि हम फ्यूचर में एआई के रोल को किस तरीके से देख रहे हैं। जैसे मैंने अपनी बात को शुरू किया था कि अब हम 4th रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री। सो वो जो 4th रेवोल्यूशन है उसकी एक्चुअल मैनिफेस्टेशन आप आने वाले 3 से 4 साल में देखेंगे। तो इसके लिए हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी क्या बनती है? हमारी ज़िम्मेदारी ये बनती है कि हम अपनी यूथ को आज से ही इसकी एक्सेप्टेबिलिटी के लिए ट्रेन करें। अगर हम इसको बैन कर देंगे
तो चांसेस आर कि शायद जो दुनिया की एक पेस चल रही है हम उस दुनिया की पेस में बहुत पीछे रह जाएंगे। लेकिन अगर हमारे बच्चे, हमारी यूथ इसको एक्सेप्ट करेंगे और इसके एथिकल यूज़ को प्रोमोट करते हुए आप एक इम्पार्शल इन्फॉर्मेशन को जनरेट करेंगे। एंड बाय द वे मैं आपको यहाँ पे एक पॉइंट बता दूँ कि चैट जीपीटी एक सिर्फ मॉड्यूल है। इस मॉड्यूल को इस्तेमाल कैसे करना है ये आपका इख्तियार है। अगर मैं चाहूँ कि इस मॉडल को मैं जालसाजी सिखा दूँ तो मैं वो कर सकता हूँ। इसकी तरबियत कैसे करनी है ये आप पे डिपेंड करता है। ग्रेट। मैं अगर अपना एक कस्टमाइज्ड जो मॉड्यूल है वो क्रिएट करूं और उसको मैं अपने डेटा पे ट्रेन करूं तो मैं उसको बता सकता हूं कि मैं किस तरीके से लिखता हूं, मैं किस तरीके से सोचता हूं, मेरी प्रेफरेंसेस क्या हैं, और जो मेरे पास जवाब आएंगे वो उसके मुताबिक आएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। अब अगर मैं एक मॉडल को जो है पार्शलिटी या तासुब परस्ती सिखा दूं तो जो मेरे पास जवाब आएंगे वो बिल्कुल तासुबाना आएंगे। मैं अगर इसको जालसाजी सिखाऊंगा तो मेरे पास जो इसके जवाबात आएंगे वो जालसाजी के डोमेन के अंदर आएंगे। तो हमारे ऊपर ये डिपेंड करता है कि सबसे पहले हमें अपनी डायरेक्शन को रेगुलेट करना है फ्यूचर के लिए, कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है। उस डायरेक्शन के में रहते हुए हमें इसको रेगुलेट करते हुए इसके एथिकल स्टैंडर्ड्स को वाज़े तौर के ऊपर मैनिफेस्ट करना है। जब हम उन एथिकल स्टैंडर्ड्स को बना लेंगे तो उसको बनाने के बाद अब हमें इससे अपनी यूथ को एनकरेज करना है, प्रोमोट करना है इसके इस्तेमाल को। जैसे अब मैं अपनी क्लास में जब कभी स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करता हूँ तो मैं उन्हें इनकरेज करता हूँ कि जी आपका ये टास्क है, आप इसको परफॉर्म करें। आपको इसकी लैंग्वेज बेहतर करनी है तो लैंग्वेज बेहतर करने के लिए आप चैट जीपीटी से हेल्प लें, वो आपको प्रूफ रीड करके देगा। लेकिन जो मेन कंटेंट है चाहे उसके अंदर आपके इनकोहेरेंट सेंटेंसेस भी हैं तब भी आप वो खुद बना लें। बिल्कुल खुद बना के आप उसको दें, वो आपको कम से कम उसकी लैंग्वेज अब तो बड़ा आसान हो गया। किसी के साथ एमओयू कर रहे हैं, 2 कंपनीज का नाम डालें, वो एमओयू का पूरा ड्राफ्ट बनाकर आपको दे देगा। लीगल पॉइंट्स आप अपने बीच में खुद पुट ऑन कर लेंगे तो करना पड़ेगा। वो भी अगर आप चैट जीपीटी पे डिपेंडेंट हो जाएंगे तो रोबोट इतना तो करके नहीं देगा। बल्कि ये आप ही के सवाल का एक जवाब है कि जो आपने कहा था कि जी क्या ये जॉब्स ख़त्म हो जाएंगी, तो अगर जॉब्स ख़त्म हो जाएंगी तो फिर ये जो इंसानी एक की अफर्मेशन है ऑन दैट डेटा और जो इंसानी एक कंट्रीब्यूशन है वो नहीं आ सकता। डॉक्टर मिर्जा एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मज़ीद इस टॉपिक पर ही बात करेंगे कि इसमें और क्या सिग्निफिकेंस मज़ीद हो सकती है। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक जनाब। और हम बात कर रहे हैं कि कंटेंट इंडस्ट्री इस वक्त कहाँ पर खड़ी हुई है, चैट जीपीटी किस तरह से काम कर रहा है और इंडस्ट्री में हमारी पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है उसमें हम क्या डेवलपमेंट देख रहे हैं। ख़ास तौर पे जो आईटी एक्सपर्ट्स हैं, जो एप्लीकेशंस बना रहे होते हैं, जो मुख्तलिफ काम सॉफ्टवेयर्स का कर रहे होते हैं, फिर फर्दर जो एकेडमिक्स है, आपके एकेडमिया है जिसको यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, स्कूल्स हम कहेंगे, उधर क्योंकि रिसर्च का काम ज़्यादा होता है ख़ास तौर पे यूनिवर्सिटीज़ में, वहाँ पर इसका इस्तेमाल ज़्यादा है। लोगों के लाइफस्टाइल्स बदल रहे हैं, लोगों की सोच बदल रही है और एआई ने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया है कि हम इंसान उसके आगे जो है बस एक मजबूर हो गए और डिपेंडेंट हो गए। सारा खेल इस वक्त ऐसा ही है कि अब आपको डिपेंडेंसी का गेम है। इसी पे बात कर रहे हैं हम, कर रहे थे डॉक्टर मिर्ज़ा अमीनुल हक से कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है और मज़ीद हम एआई को अगले 3 से 4 सालों में कितना स्ट्रॉन्ग होते हुए देख रहे हैं। सर सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि 3 से 4 साल की हमने बात की थी, बिज़नेस मॉडल्स चेंज हो चुके हैं, मार्केटिंग पूरी चेंज हो चुकी है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आ चुकी है जिसमें किरदार एआई का भी है, बैकएंड पे यही सपोर्ट चल रहा है। एक प्रॉब्लम है हमारी अभी भी, वो है इंटरनेट। कुछ किसी हद तक बेहतर हुआ है लेकिन वो क्वालिटी हम प्रोड्यूस नहीं करके दे रहे अपने कंज्यूमर्स को जो इंटरनेशनल क्राइटेरिया के मुताबिक है। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ 4G, तो वो उस नौयत का हमें नहीं मिल रहा। और आपने अभी भी देखा होगा कुछ एप्लीकेशंस, कुछ चीज़ें हमारे यहाँ सेंक्शंस लगे हुए हैं, बंद किए हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी रुकावट है एआई के आगे और इन तमाम टेक्नोलॉजी के आगे। जी रोहेल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक्चुअली जो हमारी कि दुनिया में अगर हम बात करें तो वो 6G, जैसे जापान ने अभी 6G के एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और वहाँ पे आपके पास जो जीबीज़ का डेटा है वो अब सेकंड्स के अंदर डाउनलोड होता है, जबकि हमारे यहाँ जो एमबीज़ का डेटा है उसके लिए भी हमें मिनटों इंतज़ार करना पड़ता है। यहाँ तक कि जो व्हाट्सएप के ऊपर आपके पास एक इमेज आता है, उस इमेज को डाउनलोड करने के लिए एट टाइम्स यू हैव टू स्ट्रगल अ लॉट। तो येस दैट इज़ वेरी ट्रू कि हम इसमें आगे जाने की बजाय कुछ हद तक कई दफ़ा पीछे की तरफ आ रहे हैं और हम
अगर अपनी टेक्नोलॉजी पे काम नहीं करेंगे, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड नहीं करेंगे, तो ऐसा ना हो कि दुनिया हमसे बहुत आगे निकल जाए और हम वही आगे जाने के बजाय पीछे जा चले रहे जाएं। हैं, और वो डेटा जैसे हम 2G के टाइम पे स्ट्रगल करते थे, आजकल हम वही चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अच्छा सर, अब मुझे एक और सवाल आपसे करना है चैट जीपीटी के हवाले से। डाटा कॉपीराइट्स और सिक्योरिटी कितना इम्पॉर्टेंट हो चुका है। पहले हम कॉपीराइट्स को सिर्फ पढ़ते थे, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं थी, हम छोड़ देते थे। जब से यूट्यूब ने आके कुछ अपने क्राइटेरिया चेंज किए, अपनी पॉलिसी को रिवाइज़ किया, रिवैम्प किया, अब आप कंटेंट चाहे म्यूज़िक का हो, इमेजेस का हो, विजुअल्स का हो, आप नहीं लगा सकते, स्ट्राइक्स आना शुरू हो जाती हैं। एज़ फार एज़ कंसर्न द चैट जीपीटी मैटर, कि अब आपका जो डाटा है, अगर आप उसको पब्लिश कर भी रहे हैं तो प्रोटोकॉल कोई नहीं लगा रहे, सिक्योरिटी कोई नहीं लगा रहे। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि जो कॉपीराइट्स का रोल है वो कितना इंपॉर्टेंट हो चुका है अब? ये बहुत इम्पॉर्टेंट अगेन टॉपिक है जिसकी तरफ आपने अपना क्वेश्चन रेज़ किया है। एक्चुअली जो चैट जीपीटी डेटा प्रोड्यूस करता है, उसको अगर मैं एक कंटेक्स्ट में पुट करता हूँ, वो कॉन्टेक्स्ट है यूनिवर्सिटी का। यूनिवर्सिटी में एक जो एथिकल स्टैंडर्ड है उसे हम कहते हैं प्लेजरिज्म। अब प्लेजरिज्म क्या चीज़ है कि जो कंटेंट आपने प्रोड्यूस किया है वो कंटेंट किस हद तक आपका कंटेंट है और जो कंटेंट आपका कंटेंट नहीं है, क्या आप रेलेवेंट ड्यू ऑथर को उसका ड्यू क्रेडिट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। अब एकेडेमिया के अंदर जो मेन चैलेंज है कि एक आइडिया जो कि जनरेट किया चैट जीपीटी ने, उसको हम सब्सटीट्यूट करते हैं, एसोसिएट करते हैं विद अ ह्यूमन। सो दैट इज़ एन एथिकल इशू। यहाँ पे आप बहुत सारे रिसर्च पेपर्स ऐसे देखेंगे बड़ी अच्छी जगह पे पब्लिश्ड, कि जो पेपर को पब्लिश करते हैं और जहाँ पे उन्होंने चैट जीपीटी को एज अ हेल्प यूज़ किया है, वो उसको ऑथरशिप ऑफर करते हैं। वो लिखेंगे वहाँ पे कि जी दिस इज़ के बाय एक्स बाय जेड बाय वी, ये प्लेजरिज्म पे आएगा। यस, और आगे वो उसको क्रेडिट देंगे। तो अगर आपने जो कंटेंट प्रोड्यूस किया फ्रॉम चैट जीपीटी और आप उसको ड्यू क्रेडिट देते हैं और अपने पेपर में पब्लिश करके ये बताते हैं कि दिस कंटेंट हैज़ बीन कि दिस पार्ट ऑफ इट डन बाय चैट जीपीटी, उस पेपर की कुछ जर्नल्स के अंदर कुछ है। मैंने भी आपसे कहा बिकॉज ये रेगुलेट नहीं हुआ, तो कुछ जर्नल्स इस बात को अप्रिशिएट करते हैं कि अगर आपने उसका इस्तेमाल किया, बिकॉज जैसे आपने कहा कि देयर आर सर्टेन वर्ड्स जिससे हम ये डिटरमिन कर लेते हैं कि किस हद तक उसमें सिमिलरिटी एग्जिस्ट करती है विद द चैट जीपीटी। जैसे फोस्टरिंग का एक वर्ड है, वो उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा आप देखते हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं, क्योंकि चैट जीपीटी ट्रेन उस डेटा के ऊपर हुआ है। अब क्योंकि वो ट्रेन हुआ है तो वो वही चीज़ को प्रोड्यूस कर रहा होता है। बिल्कुल। सो इन दैट पर्टिकुलर केस जब आप ड्यू क्रेडिट उस पर्टिकुलर के ऑथर को दे रहे हैं जो कि एक मशीनी ऑथर है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो कुछ जर्नल इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और कुछ जगह के ऊपर उसकी बेस के ऊपर रिजेक्शन। अच्छा सर, एक बड़ा ब्रॉड क्वेश्चन है। दुनिया भर की रिसर्च इंडस्ट्री कह लें या रिसर्च डिपार्टमेंट्स कह लें, चैट जीपीटी के आने से उनकी क्वालिटी, उनकी इमेज बिल्डिंग पे फ़र्क पड़ रहा है। दूसरा सवाल इसी के साथ, क्या नंबर्स ऑफ रिसर्च पेपर्स एंड थीसिस में कमी आना शुरू हो जाएगी चैट जीपीटी के आने से? मैं इसके रिवर्स सोचता हूँ एक्चुअली, और मैं इसके कंस्ट्रक्टिव रोल को देखता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि सेकेंडरी थी, उसमें स्ट्रगल करने की बजाय आज अगर आप चैट जीपीटी को यूज़ करते हैं तो उसके कंस्ट्रक्टिव इस्तेमाल से दो चीज़ें हो सकती हैं। नंबर वन, आपका वक्त बच सकता है, मतलब वही वक्त जो पास में आप एक चीज़ को करने में सर्व करते थे, आप उस टाइम में मल्टीपल चीज़ें कर सकते हैं। और दूसरा फ़ायदा, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट वो बेहतर हो सकती है। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल कि एज अ रिसर्चर मेरा काम है एक अच्छी रिसर्च को प्रोड्यूस करना। अब साथ साथ मेरी कुछ लिमिटेशंस हैं। वो लिमिटेशंस इस फॉर्म में हो सकती हैं कि मैं एक अच्छा राइटर नहीं हूँ, मेरी अच्छी इंग्लिश की स्किल्स नहीं है लिखने की। तो अब इस स्किल के लिए मैं क्या करता हूँ, हमें जर्नल्स, हमें पूरी दुनिया में जब हम अच्छी जगह पेपर पब्लिश करने के लिए भेजते हैं तो वो कहते हैं कि जिसको प्रूफ रीड कराएं फ्रॉम एन एक्सपर्ट और उसको आप पे भी करें। अब क्या है कि ना मुझे वो पे करने की ज़रूरत है, ना मुझे किसी एक्सपर्ट को हायर करने की ज़रूरत है कि जो सिर्फ मेरी उस अंग्रेज़ी की लिखी हुई ज़ुबान को बेहतर कर सके। अब ये काम चैट जीपीटी कर सकता है। ये काफ़ी अच्छी सपोर्ट मिली है जी, और ये कम वक्त में कर सकते हैं। ये लोगों को बड़ी अच्छी सपोर्ट मिली है। अब क्या हुआ कि मैंने एक एथिकल काम किया, मैंने अखलाकी म्यार को सामने रखते हुए जिम्मेदारी के साथ एक कंटेंट को प्रोड्यूस किया और चैट जीपीटी को इस्तेमाल करके उसमें जो मेरी एक लिमिटेशन थी लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको मैंने ठीक कर लिया।
ग्रेट। इसकी एक और मिसाल ये हो सकती है कि डेटा एनालिसिस के अंदर पहले हम स्पेशलाइज एक्सपर्ट्स के पास जाते थे और उनसे रिक्वेस्ट करते थे कि जी आप हमारे लिए इस डेटा में से की इनसाइट्स को निकाल दें। अब ये बड़ा काम भी हम चैट जीपीटी के थ्रू करवा सकते हैं। वो हमें कोर्स लिख के दे सकता है, वो हमें प्रेजेंटेशंस बना के दे सकता है, कोर्स आउटलाइंस बना के दे सकता है। यू जस्ट इमेजिन जो कुछ हम सोच सकते हैं वो तमाम काम चैट जीपीटी हमारे लिए कर सकता है। बल्कि आई एम श्योर कि यू आर अवेयर ऑफ कि जो अभी इसका इन्होंने एक नई डेवलपमेंट की चैट जीपीटी ने अपना एक नया मॉड्यूल लॉन्च किया विद द नेम सोरा क्या कर सकता है कि मैं इसको कोई भी कमांड दूंगा, मतलब वट एवर थॉट्स आई हैव, मैं वो थॉट्स दूंगा ना तो वो थॉट्स की बेस पे मुझे पूरी वीडियो जनरेट कर देगा। रियली? यस, ये इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट हो? ये अभी अपनी बिल्कुल इनिशियल स्टेज के ऊपर है। इम्प्लीमेंट जरूर है। आप सोरा की वेबसाइट पे जाएं, आप वहाँ पे कोई भी कमांड दें, वो उसको उस कमांड की बेस के ऊपर आपके लिए वीडियो जनरेट कर देगा। सर हम क्या एक्सपेक्ट करें, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये दुनिया बदल गई है और 2 साल बाद 3 साल बाद क्या कुछ देखने को मिलेगा। जी, तो आपके जितने पॉडकास्ट हैं, आपके जितने ये यूट्यूब चैनल्स हैं, अब इसको सपोर्ट करने के लिए सोरा इज गोइंग टू बी देयर। और जब ये कि पायरेटेड मार्केट में कर जाएगा, बस हमारा काम तो ही कुछ दिनों बाद एआई वाले कर रहे होंगे। आपकी जगह पर एआई रोबोट होगा, मेरी जगह पर एआई रोबोट होगा। सर थैंक यू सो मच, आपने सुबह सवेरे अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला और मुझे ऐसा लगता है कि ये इस वक्त का सबसे एक बेहतरीन टॉपिक है जो हमने डिस्कस किया है। और इतना ब्रीफली चैट जीपीटी पे किसी ने बात नहीं की है और हमने बात की है और इस पे आपने बहुत अच्छा ब्रीफ किया। थैंक यू सो मच। होपफुली नाज़रीन आपने देखा कि जो कंटेंट इंडस्ट्री है वो किस तरह से अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर चुकी है। ये इसी तरीके से है जब कन्वेंशन मीडिया आपका ट्रांसफॉर्म हो रहा था डिजिटल मीडिया पे, तो वो जो चेंजेस थे ना वो आहिस्ता आहिस्ता एक्सेप्टेंस वाले, उसमें टाइम लगता है और चेंज हमेशा जो है वो अच्छा होता है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए क्योंकि आसान नहीं होता। किसी भी तरह का माहौलियाती चेंज की भी अगर बात करें, कुछ ना कुछ मस्बत पहलू भी होते हैं, कुछ मनफी पहलू भी होते हैं, लेकिन मनफी पहलू से हमें सिर्फ ये सीखना चाहिए कि हम कैसे चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं और दुनिया के साथ आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम यही अपने कंफर्ट में रहेंगे, नहीं जो है जैसा है ठीक है, तो सिर्फ नुकसान है और वक्त निकल जाता है, फिर बाद में आपको उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। नाज़रीन चैट जीपीटी से हम आपको जो ब्रीफ कर चुके थे हमने कर दिया। कुछ मज़ीद टॉपिक्स भी हैं वो भी प्रोग्राम में रखेंगे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मज़ीद बात करेंगे मुख्तलिफ टॉपिक्स पर। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जनाब। और इस वक्त बहुत अच्छी खबर है कारोबार के हवाले से। आपको बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जो 100 इंडेक्स है वो तारीख की बुलंद तरीन सतह उबूर कर चुका है और हिस्टोरिकल मूवमेंट है इस वक्त पाकिस्तान में और 100 इंडेक्स 90,000 क्रॉस कर चुका है। ये अनबिलीवेबल है और इतनी जल्दी ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। एज़ पर द प्रोडिक्शन ये कहा जा रहा था कि साल के ख़त्म पर 90-92 तक जाएगी मार्केट, लेकिन जो रैपिड इस वक्त हम देख रहे हैं इंडेक्स की, लग ये रहा है कि वो वक्त दूर नहीं हम सेंचुरी क्रॉस करेंगे। इन तमाम तर इशूज़ पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है शहरियार भट्ट ने, पोर्टफोलियो मैनेजर हैं। इनसे पूछते हैं कि बुलिश ट्रेंड की वजूहात क्या हैं। शहरियार अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। आप बताइए। शहरियार सबसे पहले तो तमाम तर लोगों को जो लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं उनको बहुत बहुत मुबारक हो, आपको बहुत मुबारक हो। इस वक्त तारीख़ी लम्हा है और ये कहना बहुत दुरुस्त होगा कि ये जुम्मे का रोज़ याद रखा जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इस वक्त तारीख़ की बुलंद तरीन सतह अबूर कर रहा है। बुलिश ट्रेंड की वजूहात क्या देख रहे हैं शहरियार आप? थैंक यू सो मच। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट और तमाम पाकिस्तानियों को बहुत बहुत मुबारक हो गए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने माइलस्टोन अचीव किया आज 90,000 इंडेक्स का। वजूहात हम बारहा जिक्र कर चुके हैं। पाकिस्तानी इकोनॉमिक इंडिकेटर कंटिन्यू आप देखेंगे पॉजिटिव साइड पे नजर आ रहे हैं। जो पिछले क्वार्टर के नंबर है आउटस्टैंडिंग रहे, खासतौर पे करंट अकाउंट हमारा सेकंड मंथ कंटिन्यू है जो हम सरप्लस से देख रहे हैं। फिर आपको याद होगा कि सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान का एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के हवाले से था। इस हवाले से जो ही हम IMF के प्रोग्राम में गए हैं और हमने जिस तरह से अपने मैक्रो स्टेबिलिटी मुल्क के अंदर लेकर आए, उसके बाद से जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग है पाकिस्तान में वो भी सिक्योर हुई है। और FDI के नंबर आपको जान के हैरत होगी, पिछले क्वार्टर में हमने तकरीबन 700 मिलियन
डॉलर के करीब सिक्योर करने में कामयाब हो गए। सेकेंडली हमने देखा कि यहाँ पे बहुत सक्सेसफुल शंघाई कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स का और ज्यादा एतमाद बहाल हुआ है। एंड आफ्टर दैट हम देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन जिस तेजी से नीचे आई है, सिंगल डिजिट में आई है, और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान 4 नवंबर को अपनी मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस करने जा रहे हैं और उसमें जो है अपनी इंटरेस्ट रेट जो है वो नीचे करेंगे, ये बात यकीनी है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि मार्केट में सरमायाकार समझते हैं कि आने वाले दिनों में मार्केट फर्दर डाउन साइड पे आएगी, मार्केट फर्दर इंक्रीज कर सकती है क्योंकि इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा और इंटरेस्ट रेट नीचे आने से सारे सिक्लिकल स्टॉक्स को फायदा होगा। परफेक्ट। अच्छा शहरियार, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं। मुल्क में 2 बड़े इवेंट हुए हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट तो 26वीं आईनी तरमीम जो है उसको सक्सेसफुली हमने होता हुआ देखा। फर्दर नए चीफ जस्टिस की तैनाती हुई है और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नज़र आ रही है हमारे मुल्क में। क्या इन्वेस्टर्स के लिए ये एक मैसेज है कि पाकिस्तान के जो आने वाले साल हैं या अगला साल है वो इन्वेस्टमेंट के हवाले से बहुत बेहतर है? तो आप क्या समझते हैं कि ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से जो पोर्टफोलियोज हैं स्टॉक्स के, उन्होंने बुलिंग ट्रेंड को अबूर किया है बआसानी? देखिए, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ओवर द इयर्स यही रहा है कि यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती थी। कभी मार धार की सियासत होती है, हमारा कल्चर रहता है, स्ट्रीट पॉलिटिक्स को सब तरजीह देते हैं, कौमी मफाद के ऊपर जाती मफाद को पॉलिटिकल पार्टीज जो है ऊपर लेकर आती हैं। यही शिकायत रही है बिजनेसमैन की, क्योंकि देखें उस वक्त किसी भी मुल्क में माशी तरक्की नहीं हो सकती जब तक वहाँ पे सियासी इस्तेकाम नहीं आता है। जो ही आपने देखा कि हमारे मुल्क में जब जब इस्तेकाम आया, मैं आपको पहले जनरल मुशर्रफ साहब के टाइम पे ले जाता हूँ, या 2013 के बाद मियां नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी, और फिर उसके बाद इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई है। उसमें इब्तदाई दिनों में हमने कुछ फेज देखे हैं जब सियासी तौर पर कुछ इस्तेकाम था। तो उसके बाद आपने देखा कि स्टॉक मार्केट भी बढ़ना शुरू हुई है, बाहर से इन्वेस्टमेंट भी आना शुरू हुई है, और फिर उसके बाद से जो है मुल्क में सियासी इस्तेकाम आपको देखने में आया है। उसके साथ साथ माशी तौर पे भी चीजें बेहतरी की तरफ आई हैं। तो अब हमें लग रहा है कि अगर मुल्क में आगे बढ़ना है तो सियासी इस्तेकाम का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनको मिल बैठ के एक मिसाकी मईशत काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट साइन करना चाहिए, ताकि आपकी पॉलिटिक्स चलती रहे और जो कारोबारी जिंदगी है मुल्क में वो भी रवा रहे। अच्छा शहरियार, अब ये एडवाइजरी दें हमारे जो स्टॉक्स में लोग ट्रेडर्स हैं जो इस वक्त काम कर रहे हैं कि कौन से स्टॉक्स में उनको इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से स्टॉक्स या सेक्टर्स बेहतर हैं, या ब्लू चिप्स कंपनीज का आप बता दें। तो क्या एडवाइजरी देंगे आज के हवाले से, सिचुएशन के हवाले से हमारे ट्रेडर्स को, हमारे सार्फिन को, हमारे देखने वालों को? देखिए, मार्केट बहुत ज्यादा हाई है, ये पिछले 1 साल से हम सुन रहे हैं। स्मॉल इन्वेस्टर ने जितनी भी मार्केट बढ़ी है उससे गेन नहीं कर सके, नुकसान किया अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि वो लोगों की बातों में आ जाते हैं। स्टॉक मार्केट के बारे में एक नेगेटिव परसेप्शन सोसाइटी के अंदर फैला हुआ है कि मार्केट बहुत बड़ी है, बलून है, फट जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट बहुत सॉलिड सतून के ऊपर इस तरह हम देख रहे हैं कि खड़ी हुई है, और जितनी भी मार्केट बढ़ी है वो मेरिट के ऊपर बढ़ी है, और हमें लग रहा है कि हमारी मार्केट अभी भी बहुत ज्यादा चीप है। आने वाले दिनों में इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहा है, तो आप देखिए जो सेक्टर इंटरेस्ट रेट नीचे आने से जिनको फायदा होगा, हम पर्टिकुलर स्टॉक तो यहाँ पे कोड नहीं कर सकते नेशनल मीडिया के ऊपर, लेकिन ऑटो सेक्टर के अंदर, सीमेंट्स में, स्टील में सिक्लिकल स्टॉक्स हैं, फिर ऑयल एंड गैस के अंदर बाहर से इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, प्राइवेटाइजेशन रैलीज बननी है मार्केट में, गवर्नमेंट ने ले ऑफ करने का काफी ज्यादा जो लॉस मेकिंग एंटिटीज हैं, आप उनको फोकस में रखें और उनमें अपना पोर्टफोलियो जनरेट करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया शहरियार आपके वक्त का, और आपने बताया कि स्टॉक एक्सचेंज इस वक्त जो है पाकिस्तान की बुलंद तरीन सतह अबूर कर चुका है, जिसकी बहुत सारी वजूहात है, और उन वजूहात में सबसे बड़ी और अहम वजह यह है कि पाकिस्तान में एक सियासी इस्तेकाम आप देख रहे हैं, और दूसरा इन्वेस्टमेंट पूल पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट है वो ख़ास तौर पे जो बैरूनी इन्वेस्टमेंट है उसका दायरा वसी हो रहा है। IMF प्रोग्राम्स में भी हमारे तमाम तर मामलात कम्युनिकेट जिस तरीके से हुए थे उसको लेके वो आगे चल रहे हैं। यही सारे फैक्टर्स हैं जिससे स्टॉक एक्सचेंज का जो फ्लोर है वो मजबूत नज़र आ रहा है, जिसका आपने अभी इम्पैक्ट देख लिया। और हम दुआ गो हैं कि स्टॉक एक्सचेंज पाकिस्तान हमारे मुल्क को रिप्रेजेंट करती है, तो इसको और बेहतर और मुस्तहकम होना चाहिए। नाज़रीन, जुम्मा है, जुम्मे को अच्छी खबरें भी होती हैं, और कारोबार के हवाले से एक खबर आपको बता दी है। आगे बात कर लेते हैं आपको, अब सोशल मीडिया की बात कर लेते हैं कि सोशल मीडिया में इस वक्त अजीब सिचुएशन है, और ख़ास तौर पे ये टिकटॉकर्स, यूट्यूबर्स, हम पहले भी बोल चुके हैं, मस्बत काम कीजिए, कुछ ऐसा काम करें जिससे पाकिस्तान का नाम रोशन हो, आपके माँ बाप का नाम रोशन हो, आपका नाम बने। शॉर्टकट्स, नेगेटिव मार्केटिंग, नेगेटिव थॉट, वल्गर कंटेंट, अडल्ट कंटेंट दिखाकर आप क्या पैगाम देना चाहते हैं?
सोसाइटी को, माशरे को, इन्वायरमेंट को और आने वाले यूथ को। बाद में जब गलती का एहसास होता है तो दुपट्टा सर पे पहनकर माफ़ी मांगने का कोई फ़ायदा नहीं होता। मैं पर्सनल नहीं होऊंगा, ना होना चाहिए, लेकिन अफसोस इस बात का है, ये टिकटॉकर है मिनाहिल मलिक की हाल ही में एक वायरल वीडियो जो है वो आई है, और नाजेबा वीडियोज़ हैं, कोई 4-5 वीडियोज़ हैं जो देखने के भी काबिल नहीं हैं। ये क्यों शॉर्टकट सप्लाई किए जाते हैं और ख़ुद साख्ता वीडियो बनाई गई है। चलें, एक तो वीडियो ये होती है कि आपकी किसी ने बना ली या किसी फुटेज से वायरल हो गई है, लेकिन ये ख़ुद साख्ता देखा गया है कि वीडियो बनाई गई है, शौक़ में बनाई गई है। और आपको पता है कि इस वक्त डेटा सिक्योरिटी पे हम आपसे कुछ देर पहले बात कर रहे थे कि जो आप एक्सेस देते हैं अपने स्मार्टफोन में अपनी गैलरी को, अपने कॉन्टैक्ट्स को, तो वो सही नहीं है। फिर एक और हमारी होस्ट है मॉर्निंग शो की और पाकिस्तान की आर्टिस्ट भी रह चुकी हैं, सीनियर आर्टिस्ट हैं मिशी खान, उनका भी वीडियो पैगाम सामने आया है। उन्होंने क्या कहा है वो आपको दिखाते हैं। आपको बताएं कि मिशी खान ने कहा है कि आज मुझे ट्विटर ट्रेंड्स को देख के बहुत अफसोस हो रहा है। एक मशहूर टिकटॉकर की नाजेबा वीडियो लीक हुई है जिसमें वो अपने मुंह से ख़ुद कह रही हैं कि अगर तुम कहीं और गए तो मैं उसे वायरल कर दूंगी। मतलब उनका भी ये पैगाम है कि ये गलत तरीक़ा है, इसको नहीं करना चाहिए। और अदाकारा ने इस मामले पर, मिशी खान ने इस मामले पर बरहमी का इज़हार किया है और उन्होंने कहा है कि अपनी फैमिली और माहौल का ख्याल रखना चाहिए, जो कि हम भी यही बात कर रहे हैं। और अब देखना ये होगा, एक तो हमारी आर्टिस्ट शोबिज़ फर्टिनिटी है, वो बिल्कुल टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स के लिए उनका बड़ा एक सख्त मौक़िफ़ है और होना भी चाहिए। आप अच्छा पैगाम देंगे, आप अच्छी बात करेंगे तो लोग उसको सराहेंगे, लेकिन आप पैसे बनाने के लिए पैथेटिक मेथड्स अप्लाई करते हैं ताकि आपके लाइक्स बढ़ें, सब्सक्राइब्स बढ़ें, और वो पैसा, अब मैं हमेशा बात करता हूँ हलाल और हराम की कमाई की, तो हलाल और हराम की कमाई में यही बुनियादी फ़र्क है कि आप माशरे में बिगाड़ करके, माशरे में कुछ ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल करके जिससे माशरे में माहौल ख़राब हो, वो पैसा आपके लिए जायज़ नहीं है। मैं अगेन ये बात कहूँगा कि खुदारा अपने मुल्क पे रहम फरमाएँ, अपने सराउंडिंग का ख्याल रखें, और ख़ास तौर पे हमारी ख़वातीन पाकिस्तान में पहचानी जाती हैं इज़्ज़त के हवाले से, और ख़वातीन ही हमारे माशरे में इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ रखती हैं। हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यहाँ पर लोग मरने और मिटने को तैयार होते हैं, लेकिन कुछ ख़वातीन इस तरह की नाजेबा वीडियोस बनाकर उन तमाम तर ख़वातीन को भी एक चैलेंज देती हैं कि आप किस तरह से माशरे में रह सकते हैं, और वो दूसरी ख़वातीन भी उस तरह से फिर अपने आप को प्रोटेक्ट फील नहीं करती। फिर माशरे में लोग जो है इस चीज़ को समझ रहे होते हैं। बहुत अजीब वर्स्ट सिचुएशन है। बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला इन तमाम तर लोगों को हिदायत बख्शे। तो ये सूरत हाल है सोशल मीडिया की, इसलिए सोशल मीडिया पर हम ज़्यादा बात करते नहीं हैं। हमारा टीवी हमारा जो है, हम कहते हैं बस सब कुछ ही हमारा टीवी है, इसलिए हम टीवी पे जो बात करते हैं वो मुस्तनद बात होती है, लिहाजा टीवी को आप देखें। अब बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स की। नाज़रीन, स्पोर्ट्स पे जो है देख रहे हैं कि नई टेस्ट रैंकिंग जारी हो गई है और बाबर आजम को ज़ोरदार झटका लगा है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC ने टेस्ट प्लेयर्स की नई रैंकिंग जारी कर दी है। इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है नजीबुल हसन ने, सीनियर स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हैं, होस्ट हैं। नजीब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल। नजीब, क्या कहेंगे ICC की नई जो रैंकिंग आई है, टेस्ट प्लेयर्स की नई रैंकिंग आई है, इस पे आपका क्या मौक़िफ़ है? देखिए, ये तो मतलब मुझे समझ में नहीं आती ये बात कि हम रैंकिंग को लेके सीरियस क्यों लेते हैं। रैंकिंग की धोखे में रह के तो हमने अपनी टीम का ये हाल कर दिया है कि आपके इंडिविजुअल प्लेयर्स की परफॉर्मेंस आ रही है और आपको जो है वो टीम हार रही है, और उस पर हम बड़ा शो ऑफ भी करते हैं कि हमारा प्लेयर नंबर 1, हमारा प्लेयर ये। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, पाकिस्तान टीम पिछले टेस्ट मैच में जीती है, अच्छा के लिए क्या फर्क पड़ रहा है हमें रैंकिंग से? जो पाकिस्तान के लिए अच्छा हो वो ही अच्छा है। आप समझ रहे हैं? जी बिल्कुल। बाबर आजम ड्रॉप हुए हैं तो रैंकिंग में उनका नीचे आना तो बनता ही है ना। जब वो खेल रहे थे तो 18 इनिंग्स में उन्होंने परफॉर्म नहीं किया था, तो उनका ड्रॉप होना तो बनता ही था। तो मैं समझता हूँ कि रैंकिंग का चक्कर है ना, आप किसके खिलाफ खेल रहे हैं, कहाँ खेल रहे हैं, कैसी पिच पे खेल रहे हैं, ये सब तो रैंकिंग में नहीं लिखा आता। लिखा तो वहाँ पे यही आएगा, अगर आप एक फ्लैट ट्रैक जिसको हम कहते हैं हाईवे जैसी पिच बनेगी और उससे आप बना लेते हैं 200 रन,
आपके रैंकिंग पॉइंट्स तो ऊपर चले जाएंगे, लेकिन आप एक बहुत ही खतरनाक पिच पे, जिस तरह की आज पिंडी में सिचुएशन है, वहां जो आदमी 50 करता है उसको कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से ये रैंकिंग तो धोखा है। दुरुस्त। अच्छा नजीब, क्या देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा फर्स्ट क्लास क्रिकेट टूर्नामेंट कायद-ए-आज़म ट्रॉफी 26 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी? देखिए बस बात वही है कि वो शुरू तो हो रहा है, अभी तो कुछ जगहों पे वो मैचेस भी करा रहे हैं पाकिस्तान के बहुत सारे बड़े ग्राउंड में। आपको पता है वहाँ तो इस वक्त तैयारियां चल रही हैं, चैंपियंस ट्रॉफी की रेनोवेशन जारी है। बात वही है कि हमको अपने डोमेस्टिक क्रिकेट को इज्जत देनी चाहिए। जब हम अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट को इज्जत नहीं देंगे तो फिर हमारी क्रिकेट का वही हाल होगा जो इस वक्त हो रहा है, जो इतने सालों में हुआ है। आपको अब आप देखें ना, हिंदुस्तान की बात कर लेते हैं। ठीक। खिलाड़ी है वॉशिंगटन सुंदर, उसने 18 अक्टूबर को दिल्ली के खिलाफ उनकी डोमेस्टिक में रणजी ट्रॉफी में 152 रन की एक इनिंग खेली और दोनों इनिंग में 3-3 विकेट ली। ही वॉज रेडी, उन्होंने उसको कॉल किया, स्क्वाड में डाला, मैच में खेलने का भी मौका मिल गया। 7 विकेटें नहीं है, 7 विकेटें। ठीक। और वॉशिंगटन सुंदर के आने से उनकी बैटिंग में भी डेप्थ आ जाती है और उनके स्पिन आर्सेनल में 5 स्पिनर्स हैं जिसमें से वो जो चाहे चूज कर सकते हैं। तो आप अपने आप को बेंच स्ट्रेंथ बिल्कुल सही कह रहे हैं, अपने आप को हम बेहतर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया नजीब आपके वक्त का, और 26 अक्टूबर से ये ट्रॉफी जो है देखेंगे हम लोग, और विश यू वेरी गुड लक। पाकिस्तान क्रिकेट टीम कुछ कर लें ताकि हम भी खुश हो जाएं, खेलों के हवाले से अच्छी खबरें मिलें। होपफुली आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह आपसे अब मंडे को मुलाकात होगी। हम दुआ गो हैं कि आपका दिन और आपका वीकेंड बहुत अच्छा गुजरे। अपना और अपने मुल्क का बहुत ख्याल रखें। मुझे और मेरी प्रोडक्शन टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।